शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। उनके साथ 44 और नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट कैसी होगी, इसकी तस्वीर भी अब सामने आ गई है। मोदी के अलावा 44 मंत्री आज शपथ लेंगे शाम 6 बजे, जिसमें 23 कैबिनेट स्तर के, 10 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 11 होंगे राज्य मंत्री। किस नेता को कौन सा विभाग मिला है, अब ये जानकारी भी सामने आ गई है, जो हम आपको लगातार दे रहे हैं। मोदी के अलावा 44 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें से 23 कैबिनेट स्तर के होंगे, 10 होंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 11 होंगे राज्य मंत्री। लेकिन किसको कौन सी कैबिनेट मिली है वो बता दें। गडकरी को भूतल, परिवहन और शिपिंग मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। वहीं सदानंद गौड़ा रेल मंत्री होंगे देश के अगले। इसके अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय, दूरसंचार और कानून, तीनों की जिम्मेदारी रविशंकर प्रसाद को दी गई है। सदानंद गौड़ा को रेल मंत्रालय, भूतल, परिवहन और शिपिंग नितिन गडकरी को दिया गया है। राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय, इसके अलावा अरुण जेटली को वित्त मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह होंगे और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को बनाया जाएगा। तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है अब। रामविलास पासवान उपभोक्ता कल्याण मंत्री होंगे। वहीं हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होंगी। निर्मला सीतारमण को वाणिज्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। ये नई जानकारी आ रही है निर्मला सीतारमण को लेकर, जहां कॉमर्स का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ उन्हें दिया गया है। रामविलास पासवान उपभोक्ता कल्याण हम आपको लगातार बता रहे हैं। नजमा हेपतुल्ला, ये भी नई जानकारी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होंगी मोदी कैबिनेट में। नजमा हेपतुल्ला कैबिनेट मंत्रियों में बड़े नाम, राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय, सुषमा स्वराज विदेश मंत्रालय, अरुण जेटली वित्त मंत्रालय, नितिन गडकरी भूतल, परिवहन और शिपिंग और नजमा हेपतुल्ला अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। इसके अलावा और नामों में वेंकैया नायडू का नाम हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये बड़े नाम जिन पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि मोदी टीम में ये करेंगे क्या। राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय, सुषमा स्वराज विदेश मंत्रालय, अरुण जेटली देश के नए वित्त मंत्री। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों में ही अनंत कुमार, रविशंकर प्रसाद, जिनको 3-3 मंत्रालयों का जिम्मा दिया गया है। शिवसेना से अनंत गिने और टीडीपी से अशोक गजपति भी शामिल हैं। अब हम रुक करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह का, जिनके पास ये तमाम जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से हासिल है और उनसे जानकारी पहुंच रही है हमारे दर्शकों तक। ब्रिजेश, सिलसिलेवार तरीके से बताइए, कौन से नेता को कौन सा अहम मंत्रालय मोदी टीम में? देखिए नेहा, पहले जो जानकारी दे चुके हैं उसके अतिरिक्त एक बड़ी जानकारी जो और उभर कर आ रही है वह है पीयूष गोयल के बारे में। पीयूष गोयल राज्य के मंत्री बनाए जा रहे हैं और उनके पास 2 महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी होगी। यह है पावर यानी ऊर्जा, कोल यानी कोयला। 2 महत्वपूर्ण विभाग पावर एंड कोल, यह पीयूष गोयल के पास होंगे। इसके अलावा जो मोदी का मंत्रिमंडल है उसमें जो अल्पसंख्यक फेस है वो है नजमा हेपतुल्ला को, और उनको जो है माइनॉरिटी अफेयर्स की ही जिम्मेदारी दी गई है। बता दूं कि मुख्तार अब्बास नकवी को मोदी के इस मौजूदा मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, लेकिन संभावित है कि अगले 2 महीनों में एक बार फिर से कैबिनेट का एक्सपेंशन हो और उसमें मुख्तार अब्बास नकवी को जगह मिलेगी। लेकिन फिलहाल नजमा हेपतुल्ला अल्पसंख्यक समुदाय से और उनको जो है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है। एक बड़ा नाम निर्मला सीतारमण का, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग कॉमर्स मिनिस्ट्री, एमओएस कक्षा का मंत्री बनाया गया है। उनका जो अनुभव रहा है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में भी वह वरिष्ठ पद पर रही है, तो उनके उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनको कॉमर्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है एमओएस कैटेगरी में। यह नई जानकारियां, जहां तक पुराने जो हम बताते आ रहे हैं पिछले 3 घंटों से, उसमें जो सीसीएस है उसकी तस्वीर हमने सबसे पहले साफ की थी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में कौन कौन होगा। जाहिर है उसमें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री के तौर पर अरुण जेटली और विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज होंगी। इसके अलावा बड़ा सवाल दर्शकों के मन में रहेगा कि आखिर फिर डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि पार्ट होता है सीसीएस का, उसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी। उसके बारे में इशारा कर दूं कि इन 3 मंत्रियों में से ही एक के पास रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी रहने वाली है और इस तरीके से यह सीसीएस पूरी होगी। उसके आगे के बारे में जो बता दूं, रेल मंत्रालय, जिसके बारे में काफी उत्सुकता रहती है पिछले 20 साल से, इसके लिए सबसे ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं इन महत्वपूर्ण मंत्रालयों के अलावा चर्चा रहती है, वो सदानंद गौड़ा को गया है, जो कि कर्नाटक से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। तो इस तरीके से ये तस्वीर है। आगे एक एक करके तमाम नामों पर हम चर्चा जैसे जानकारी आएगी आप तक आते रहेंगे, लेकिन अब तक जो जानकारी आई है उसके हिसाब से बड़ी तस्वीर क्या बन रही है, कौन से वो नेता हैं जिनको मंत्री पद दिया गया है। हम आपको बता दें, राजनाथ सिंह उम्र 62 साल, गृह मंत्री होंगे देश के अगले। राजनाथ सिंह ये अब तय है। इसके अलावा अरुण जेटली उम्र 61 साल,
जेठमलाल और देश के अगले वित्त मंत्री होंगे अरुण जेटली। वित्त मंत्रालय अरुण जेटली को दिया गया है, इसके अलावा राजनाथ सिंह को दिया गया है गृह मंत्रालय। और ये तस्वीर मोदी टीम की बन के निकल रही है। संगीता यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। संगीता, राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय, ये बहुत पहले से कहा जा रहा था कि संगठन से हटकर सरकार में आने के लिए उन्हें कहा जा रहा है और बहुत अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। जी, और एक तरह से देखें तो जो गृह मंत्री होता है, उसे हम कहें तो नंबर 2 पर भी मान सकते हैं कि मोदी के तुरंत बाद सीधे राजनाथ सिंह को कैबिनेट में सबसे अहम मंत्रालय दिया गया है और एक तरह से नंबर 2 की हैसियत उन्हें दी गई है। और चूंकि पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ अगर देखें तो नरेंद्र मोदी के साथ पूरे कैंपेन में राजनाथ सिंह लगातार कंधे से कंधा मिला करके दोनों लोग एक साथ चलते रहे। सारी रणनीति में राजनाथ सिंह बिल्कुल भरोसे के साथ मोदी के साथ जुड़े रहे, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि उन्हें एक जिम्मेदार और महत्वपूर्ण अहम पोस्ट दी जा रही है मंत्रालय में। और ये देखते हुए कि चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए उनके कद के बराबर का ही कुछ दिया जाए, उन्हें गृह मंत्री का दर्जा। आप कह रही हैं नंबर 2 की तरह से देखा जा सकता है। विजय, संक्षेप में अरुण जेटली वित्त मंत्री। हाँ, मुझे लगता है कि जो बेंच स्ट्रेंथ थी कुल मिलाकर, उसमें इससे बेहतरीन उपाय कोई नहीं हो सकता था, इससे अच्छा विकल्प और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ अपुष्ट सूत्रों से है कि रक्षा मंत्रालय जो इन 3 में से किसी एक को दिया जाएगा, उसमें हो सकता है बहुत संभव कि अरुण जेटली के पास ही रक्षा मंत्रालय हो। तो अगर ऐसा होता है तो और बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी और वित्त मंत्रालय पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगी महंगाई को कम करना और लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने की। अभी तक बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही कि मनमोहन सिंह ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो अनर्थशास्त्री साबित हुए, ये बात जेटली भी कहते रहे। अब वो अर्थशास्त्री तो नहीं है, कानून के विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय संभालना और उम्मीदों पर खरा उतरना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी चुनौती। बात की हमने राजनाथ सिंह और अरुण जेटली की, अब कुछ और अहम नाम देख लेते हैं मोदी कैबिनेट में जिनको लेकर तस्वीर साफ है। सदानंद गौड़ा, उम्र 61 साल, रेल मंत्री होंगे। कर्नाटक से सांसद सदानंद गौड़ा और इनको दिया गया है रेल मंत्रालय का जिम्मा। बीजेपी नेता, काफी वक्त बाद ऐसा हो रहा है कि किसी गठबंधन साथी को न देकर मुख्य पार्टी को दिया जा रहा है रेल मंत्रालय। सदानंद गौड़ा, विजय, यही चीज, इसी पर लगातार बात हो रही है कि इस बार बीजेपी के पास रेल मंत्रालय और बिहार के पास नहीं गया। पिछली बार मल्लिकार्जुन खड़गे को यह दिया गया था और फिर ये कर्नाटक के पास ही आ रहा है, सदानंद गौड़ा के पास। हाँ, बहुत टाइम बाद ये एक तरह से हम कह सकते हैं दक्षिण में उस रूप में जा रहा है कि CK जाफर शरीफ के पास एक वक्त कांग्रेस के जमाने में हुआ करता था। और बुलेट ट्रेन चलाने की जो योजना है, मुझे लगता है कि रेलवे को ट्रैक पर लाना, रेलवे को इतना घाटा हो रहा है उससे उबारना, कुछ इलाकों कुछ एरियाज का कॉर्पोरेटाइजेशन करना, जो कॉरिडोर है, जो वेस्टर्न और दूसरा कॉरिडोर बन रहा है फ्रेट का, उसको तेजी से लाना, उसके लिए पैसा जुटाना। ये तमाम चुनौतियां होंगी और ये भी अब होगा कि बीजेपी के पास ही है तो गठबंधन साथियों का कोई दबाव नहीं। अब सुषमा स्वराज, उम्र 62 साल, इन्हें मिल रहा है विदेश मंत्रालय। तो मोदी की टीम में ये कुछ अहम नाम है। और संगीता, सुषमा की नाराजगी बीच बीच में सामने आ रही थी, अभी जो विदेश मंत्रालय उन्हें दिया जा रहा है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, इसे सीधे तौर पर यह देखें कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है उसमें उन्हें जगह दी गई है और खासतौर पे जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के मंत्रालय हैं वहाँ पर सुषमा स्वराज को एक अहम मंत्रालय दिया गया है। और ये जो 4 वरिष्ठ मंत्रियों की अगर हम गिनती करें तो उसमें से एक ये मंत्रालय आता है। बेहद अहम है क्योंकि जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी की अगर हम उनके शपथ ग्रहण समारोह पर ही नज़र डालें तो उन्होंने जिस तरह से सार्क देशों के मुखियाओं को बुलाया हुआ है, उससे साफ लग रहा है कि उनका जोर रहेगा कि पड़ोसी देशों के साथ साथ दुनिया में भी अपने मुल्क की एक अच्छी छवि पेश करें, संबंध अच्छे बनाएं। और उसके मद्देनज़र सुषमा स्वराज के इस मंत्रालय को अहमियत दी जा सकती है। और सुषमा स्वराज को कहीं ना कहीं ये एहसास कराया गया है कि उनकी काफ़ी अहमियत है ये मंत्रालय देके, ताकि उनकी नाराजगी भी कम हो सके और मोदी के साथ वो बिल्कुल साथ चल सके। बिल्कुल, टॉप 4 पोर्टफोलियोज में से एक विदेश मंत्रालय, सुषमा स्वराज को वो मंत्रालय दिया गया है। एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह का। ब्रिजेश, मोदी के बाद कैबिनेट में नंबर 2, 3, 4 कौन होगा, ये सवाल सबके मन में। जी हाँ नेहा, इसमें सबकी दिलचस्पी होगी, उसका भी खुलासा एबीपी न्यूज पे किया जा रहा है अब, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी के बाद जाहिर है नंबर 2 राजनाथ सिंह रहने वाले हैं गृह मंत्री के तौर पर। नंबर 3 और नंबर 4 अरुण जेटली या सुषमा स्वराज, कौन? बता दो कि नंबर 3 मिनिस्टर जो होंगे वह होंगे अरुण जेटली, सुषमा स्वराज उसमें नंबर 4 पर आती हैं। यह एक बड़ी जानकारी है, एक बड़ा सवाल था कि इसमें से किसको ज्यादा तरजीह दी जाएगी। जाहिर है मोदी के इस मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के तौर पर अरुण जेटली नंबर 3 पर होंगे, जबकि नंबर 4 पर होंगी सुषमा स्वराज। यह एक अहम जानकारी है जो कि उभर कर आई है। बिल्कुल, ये एक अहम जानकारी है कि मोदी टीम में मोदी के बाद राजनाथ सिंह विजय, उसके बाद अरुण जेटली और फिर सुषमा स्वराज। एक्सपेक्टेड लाइंस पे है ये?
हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मोटे तौर पर होता है क्या कि नंबर 2 तक देखा जाता है, उसके बाद तो सारे इक्वल्स ही हो जाते हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय है और बजट इस समय जो आएगा वो उस पर पूरे देश भर की नज़रें होंगी। उससे पता लगेगा कि मोदी की सरकार की दशा दिशा क्या होने वाली है, किस तरह वो अपना एजेंडा सेट करने वाली है। तो ज़ाहिरा तौर पर नज़दीकीपन के हिसाब से हम देखें, अगर चौथे की बात हो रही थी, चौथे नंबर पर हम उनको रख रहे हैं सुषमा को, लेकिन मुझे लगता है कि नितिन गडकरी, और अगर उसमें हम देखें तो सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी में फिर क्लोज रेस पक्का हुई होगी, और उसमें अंदर गडकरी को अफसोस होगा कि उन्हें मंत्रालय तो अच्छा मिला लेकिन शायद पोजीशन थोड़ी नीचे होगी। चलिए, तो ये टॉप 4 की जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोदी के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर कौन, ब्रजेश, ये आपने बताया। उसके बाद टीम मोदी किस तरह की शक्ल ले रही है, बताइए। देखिए, एक और नई जानकारी आपको दे देता हूं। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के नेता, उनके बारे में बहुत उत्सुकता थी कि आखिर गोपीनाथ मुंडे को क्या मिलेगा। उनके बारे में एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता दूं कि उनको ग्रामीण विकास का प्रभार मिल रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री होंगे गोपीनाथ मुंडे, महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रमुख नेता। तो यह जो है मोदी मंत्रिमंडल में एक और बड़ा चेहरा होंगे। ग्रामीण विकास को पता है कि किस तरीके का महत्व पिछले कुछ वर्षों में हासिल हुआ है। बड़े फंड्स होते हैं, बड़ी योजनाएं होती हैं, तो यह जिम्मेदारी जो है गोपीनाथ मुंडे को मिलने जा रही है ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री के तौर पर। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल रही है, बिहार से आते हैं राधा मोहन सिंह, काफी वरिष्ठ नेता हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, उनको कृषि मंत्रालय दिया गया है। जाहिर है ग्रामीण भारत को अच्छे ढंग से पटरी पर लाने के लिए, योजनाओं को ग्रासरूट तक लागू करने के लिए, ग्रामीण जनता के बीच मोदी मंत्रिमंडल के बारे में अच्छा भाव प्रकट करने के लिए, रूरल वेलफेयर के लिए, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये 2 महत्वपूर्ण विभाग इन 2 मंत्रियों को दिए जा रहे हैं। ब्रजेश, मैं आपके पास आती हूँ, इस पर एक टिप्पणी जो है वो लेकर के मैं फिर आपके पास आती हूँ। संगीता, ये अगर हम देखें, ग्रामीण विकास की बात करें, गोपीनाथ मुंडे को ग्रामीण विकास और उधर कृषि मंत्री राधा मोहन। नेहा, अभी तक जो कैबिनेट की तस्वीर उभर के आ रही है उसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने जितने भी सबसे अहम मंत्रालय हैं, जो कि चाहे देश के विकास में या नीति निर्माण में अहम भूमिका जिनकी है, वो सारे मंत्रालय उन्होंने बीजेपी के पास और अपने लोगों के पास रखे हैं, जिनके ऊपर उनको भरोसा है कि ये उनकी नीतियों को, उनके एजेंडे को सही तरीके से लागू कर पाएंगे। अगर राधा मोहन सिंह की हम बात करें, जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए गए हैं, ये 5 बार के, ये काफ़ी वेटरन पॉलिटिशियन हैं। आरएसएस से इनका जुड़ाव विद्यार्थी समय से ही रहा है और ये 5वीं बार लोकसभा से चुन के आए हैं। बिहार में जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि फोकस करना चाहते हैं जो कृषि, वहाँ का कृषि के विकास को लेकर के, क्योंकि देखें तो कृषि वहाँ दिया जा रहा है और फिर रामविलास पासवान को वो दिया जा रहा है कंज्यूमर अफेयर, बिल्कुल। तो उधर कहीं ना कहीं फोकस है कि विकास के लिए कुछ किया जा सके, कृषि आधारित विकास। चाहूंगी, एक बड़ी जानकारी आ रही है, ब्रजेश के पास मौजूद है। जी ब्रजेश। नेहा, सुबह से इस बात की उत्कंठा थी कि आखिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रभार किसको दिया जा रहा है। मैंने एबीपी न्यूज के दर्शकों को पहले भी जानकारी दी थी कि सीसीएस के 4 ही सदस्य रहने वाले हैं, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और गृह मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह। एबीपी न्यूज के दर्शकों के सामने खुलासा कर दे रहा हूं कि रक्षा मंत्री अरुण जेटली होंगे, वित्त मंत्री के साथ रक्षा मंत्री भी होंगे अरुण जेटली, और वो इनका एडिशनल चार्ज होगा। अरुण जेटली का मुख्य प्रभार जो है वित्त मंत्री के तौर पर होगा, रक्षा मंत्रालय का उनके पास अतिरिक्त प्रभार होगा। तो मोदी कैबिनेट में 2 महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो वो अरुण जेटली के पास रहने वाले हैं, जो कि भले ही अमृतसर से चुनाव हार गए लेकिन राज्यसभा के सदस्य हैं, मोदी के काफी करीब हैं। उनकी जो वित्तीय कुशलता है उसको ध्यान में रखते हुए उनको वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया था, साथ में एडिशनल चार्ज जो है उनके पास रक्षा। ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। अरुण जेटली को अतिरिक्त प्रभार, रक्षा मंत्रालय का भी। विजय, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर पिछले 10 साल से जो एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, थल सेना हुई, उसके करीब 5 लाख करोड़ के उपकरणों की खरीद कहीं ना कहीं अटकी हुई है। सारे प्रोजेक्ट अटके रहे क्योंकि AK एंटनी इतने ईमानदार थे कि कोई फाइल पर आगे बढ़ाते ही नहीं थे। अब वो अब इतनी सारी प्रोक्योरमेंट करनी है और इसके अंदर फिर दलाली से लेकर तमाम दूसरी चीज़ें आती रही हैं, तो इसको बहुत पारदर्शी बनाने की ज़रूरत, और इतना अहम मंत्रालय है और इसमें अहम इतनी खरीदारी करनी है। अभी रक्षा वालों ने कहा है कि उनका रक्षा
रक्षा बजट 25% बढ़ा दिया जाना चाहिए। तो वो रक्षा बजट 25% बढ़ाना और फिर दूसरे कामों के लिए उसमें कहीं ना कहीं कटौती, तो वित्त मंत्रालय भी और रक्षा मंत्रालय तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय, बहुत बड़ी तरजीह। अरुण जेटली को वित्त के साथ साथ रक्षा मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार। लेकिन इस मोदी कैबिनेट को लेकर एक अहम जानकारी आ रही है, आपको बता दें, नागरिक उड्डयन विभाग किससे मिलेगा, ये सवाल जो है ये सामने आ रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिजेश, क्या जानकारी मिल रही है? जी हां, यह महत्वपूर्ण मंत्रालय जो सिविल एविएशन या नागरिक उड्डयन का है, यह जा रहा है एलाइज के खाते में। जी हां, सहयोगी दलों में से एक यानी तेलुगु देशम पार्टी को मिल रहा है ये मंत्रालय। अशोक गणपति राजू होंगे कैबिनेट मंत्री इस विभाग के, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के। ये एक अहम जानकारी। इसके अलावा अब से थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि गोपीनाथ मुंडे, उनके पास क्या होगा, ग्रामीण विकास। जी हां, तो इस तरीके से एक के बाद एक एबीपी न्यूज खुलासे कर रहा है कि आखिर किसको मिल रहा है कौन सा मंत्रालय। उसके साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जनरल वीके सिंह, जिनके बारे में चर्चा थी कि उनको रक्षा राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, जनरल वीके सिंह रक्षा राज्य मंत्री नहीं बन रहे हैं, बल्कि जनरल वीके सिंह को नॉर्थ ईस्ट का प्रभार दिया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी मंत्री होंगे। इसके अलावा उनको विदेश विभाग में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, यानी कि एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स और एमओएस नॉर्थ ईस्ट होंगे जनरल वीके सिंह, जो कि हाल ही में चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हुए और गाजियाबाद से बम्पर मार्जिन से जीते। जो उनके बारे में अटकलें थी कि उनको रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राज्य मंत्री बनाया जाएगा, उसकी जगह उनको विदेश मंत्रालय के अंदर राज्य मंत्री बनाया गया है। साथ में नॉर्थ ईस्ट का भी उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। वीके सिंह विजय विदेश राज्य मंत्री और इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट मामलों के भी प्रभारी राज्य मंत्री के तौर। जी हाँ, रक्षा मंत्री के बारे में तो पहले से कहा जा रहा था कि बहुत से आर्मी के रिटायर्ड लोगों ने भी कहा था कि जनरल साहब को कम से कम रक्षा मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट एक बड़ा प्रभारी बनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने पहली बार बड़ी चीज में सेंध लगाई है। कुछ जगह मिलिटेंसी है वहाँ पर, नागालैंड से लेकर बोडो वालों का मामला, तो वहाँ पर उनकी भूमिका, क्योंकि जनरल रह चुके हैं आर्मी में, एक महत्वपूर्ण रह सकती है। और फिर विदेश मंत्रालय का एक अतिरिक्त थोड़ा सुख वो उनको दे दिया गया है। इसके अलावा जो टीडीपी से अशोक गजपति राजू को दिया गया है सिविल एविएशन मंत्रालय। जी हाँ, ये एक अहम मंत्रालय जो कि दिया जा रहा है। और जो मैंने लिस्ट देखी और पहले मैं कह रही थी कि ये मुझे पहला बड़ा मंत्रालय दिखा जो कि एलाइज के खाते में गया है। और सिविल एविएशन पे जाहिर सी बात है कि अभी पिछले दिनों में जिस तरह से वहाँ पर वो हुआ है, उसके बाद इनको लगा है कि टीडीपी को किसी एलाइज को दिया जाए और उसमें ये पहला मंत्रालय है जो कहेंगे कि उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर या इसकी बात कहें कि जिसमें विस्तार, विकास और नीतियों की गुंजाइश है, वैसा मंत्रालय पहला मंत्रालय किसी एलाइज को, गठबंधन साथी को गया है। एक नई जानकारी के साथ ब्रिजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। जी ब्रिजेश। देखिए, जो अभी तक का जो मिनिस्ट्री का स्वरूप उभर कर आया है, रामविलास पासवान जो कि पहले भी रेल मंत्री रहे हैं, इस बार भी माना जाता है कि उनको रेल मंत्रालय का जिम्मा मिलेगा। लेकिन जाहिर है बीजेपी अपने बूते पर सरकार में आई है, तो ऐसे में रामविलास पासवान के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। एलाइज के तौर पर उनको जो है एक अपेक्षाकृत, जो कह सकते हैं कि छोटा मिनिस्ट्री उनको दी गई है। इसके अलावा अगर एलाइज की बात करें, जैसा कि संगीता जी बता रही हैं, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है वो जाहिर है तेलुगु देशम के खाते में गया है, जिसमें कि जिस सिविल एविएशन सेक्टर में काफी अधिक एक्सपेंशन हो रहा है, भविष्य में भी काफी गुंजाइश है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जहां तक एलाइज का मसला है, उसमें टीडीपी को काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला है। अगर आप अकाली दल की बात देखें, अकाली दल का परफॉर्मेंस जाहिर है काफी खराब रहा पंजाब में, जिसकी वजह से बीजेपी को भी सफर करना पड़ा। तो ऐसे में हरसिमरत कौर बादल, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बहू हैं, सुखबीर बादल की पत्नी है, उनको जो है फूड प्रोसेसिंग जैसा मिनिस्ट्री मिला है। तो इस तरीके से अगर अभी तक का जो कैबिनेट का स्वरूप देखा जाए, जो एलाइज के पास बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं आए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था। इसके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं कि कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश से आते हैं। कलराज मिश्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये उभर कर आई है कि उनको मीडियम एंड हेवी इंडस्ट्रीज, यानी कि मध्य और बृहद उद्योगों की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में एक तरह से कह सकते हैं कि पहला बड़ा मंत्रालय हासिल करने वाले नेताओं में से एक है कलराज मिश्र, जो कि कैबिनेट रैंक में मीडियम एंड हेवी इंडस्ट्रीज के प्रभारी मंत्री होंगे। ब्रिजेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मीडियम एंड हेवी इंडस्ट्रीज का जिम्मा कलराज मिश्र को, उधर टीडीपी को मिला है एक अहम मंत्रालय सिविल एविएशन के तौर पर, और वीके सिंह को विदेश राज्य मंत्री के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों का प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर सौंपा गया। तो लगातार मोदी मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ हो रही है। तकरीबन 3 घंटे बाद आज शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी के साथ 44 और नेता लेंगे मंत्री पद की शपथ।